नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे सी यूट्यूब चैनल श्रवण सर पर। आज का ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज का ये जो वीडियो है गवर्नमेंट स्कूल के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एपी बोलते हैं। ध्यान से सुने, जब कभी भी मैं एपी बोलूंगा उसका मतलब सीधा सीधा समांतर श्रेणी से होगा। इस वीडियो के अंदर हम अनुक्रम के बारे में समझने वाले हैं। अनुक्रम 3 तरीके का हमारे पास में है। उसके अंदर पहले तरीके का अनुक्रम जो हमारे सिलेबस में है समांतर श्रेणी, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसकी क्या परिभाषा होती है और उदाहरण के आधार पर हम समांतर श्रेणी को यहाँ पर समझने वाले हैं। समांतर श्रेणी के अंदर हम पहले कुछ इस तरीके के प्रश्न करेंगे जिसके अंदर हमें कुछ अनुक्रम दिए जाएंगे और हमें कहा जाएगा कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं, उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। कुछ मान ऐसे दिए जाएंगे जिसके आधार पर हमें समांतर श्रेणी को लिखना होगा, उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। समांतर श्रेणी के हमारे पास में 2 सूत्र आएंगे। पहला आएगा n व पद ज्ञात करने का सूत्र और दूसरे तरीके का सूत्र होगा वो n पदों के योगफल का सूत्र होगा। n व पद ज्ञात करने का सूत्र जो होगा हमारे पास में, उसके अंदर n व पद किस तरीके से ज्ञात किया जाता है उसको हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और उस सूत्र के अंदर अन्य और पद आएंगे, उनको भी किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, क्या उनका मतलब होता है, उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। n पदों के योगफल के जो सूत्र हैं हमारे पास में मोस्टली 2 होंगे, जिसके अंदर कब कौन सा सूत्र हमें उपयोग में लेना है, वो दोनों सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए अब हम शुरू करते हैं अनुक्रम। अनुक्रम की परिभाषा क्या होती है? संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पर संख्याएं दी जाएंगी और उनका एक निश्चित और नियम के अनुसार एक क्रम होगा जिसको हम अनुक्रम कहेंगे। अनुक्रम जो होता है मुख्यतः हमारे पास में 3 प्रकार का है। पहला है समांतर श्रेणी जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। दूसरा है हमारा गुणात्मक श्रेणी जिसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी बोलते हैं। तीसरा है हमारा हरात्मक श्रेणी जिसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी बोलते हैं। और एक चौथे तरह का अनुक्रम और आ गया है जिसको हम फिबोनाची नंबर बोलते हैं। एक फिबोनाची संख्या होती है उसको हम बोलते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर समांतर श्रेणी है और हम समांतर श्रेणी एपी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एपी। अब हम अनुक्रम के पहले प्रकार समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर वाली श्रेणी, जिसको हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। ओके, तो समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर, मतलब यहाँ पर अंतर समान होगा। अंतर समान होने का मतलब क्या है? जो हमें अनुक्रम दिया जाएगा और उसके अनुक्रम के अंदर जो संख्याएं होंगी, उन संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा? समान होगा। इसी अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी एपी कहते हैं। चलो हम उसको उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है और उदाहरण के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। उदाहरण है 2, 4, 6, 8, 10। ये मैंने एक उदाहरण लिया है। यह उदाहरण जो है यह एक तरह का अनुक्रम है। अगर ये अनुक्रम इस परिभाषा का पालन करेगा, इसका मतलब यह अनुक्रम एक समांतर श्रेणी होगा। क्या यह अनुक्रम समांतर श्रेणी है या नहीं? चलिए हम इसको समझते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर लिख रखा है 2, 4, 6, 8, 10 ये लिख रखा है। ओके, और हमें समांतर श्रेणी की परिभाषा कह रही है कि अनुक्रम में संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए। तो समझते हैं, हम अंतर की बात करते हैं। ये 2 लिख रखा है, ये 4 लिख रखा है। इन दोनों का मैंने अंतर निकाला तो मुझे एक क्या मिला? इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। ये 4 है और ये 6 है, इसका मैंने अंतर निकाला तो मुझे अंतर कितना मिला? 2 मिला। 6 और 8 के बीच का अंतर 2 मिला। 8 और 10 के बीच का अंतर 2 मिला। इस प्रकार यहाँ पर मैंने जो अंतर निकाला है और सारे अंतर मैं देख रहा हूं समान आ रहे हैं, इसका मतलब यह समान अंतर की एक श्रेणी है, समान अंतर का एक अनुक्रम है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? यह एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। इसी प्रकार समांतर श्रेणी हमारे पास में कई तरीके से आएगी। समांतर श्रेणी हम यहाँ पर 3 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी के अंदर बढ़ते क्रम की समांतर श्रेणी होगी हमारे पास में, घटते क्रम की समांतर श्रेणी होगी और एक समांतर श्रेणी ऐसी होगी जिसके अंदर अंतर बिल्कुल समान रहेगा, लेकिन उसके अंदर न तो संख्याएं बढ़ेंगी न ही घटेंगी। वो कुछ स्पेशल प्रकार की एक समांतर श्रेणी है। परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है क्या यह अनुक्रम समांतर श्रेणी है या नहीं। कई लोग जो है इस प्रश्न को गलत करके आते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक एपी का एग्जाम्पल लिया है 1, 4, 7, 10, 13 इस तरीके मैंने यहाँ पर एपी ली है। उसके अंदर यहाँ पर मुख्य हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और सेकंड हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, प्रथम पद क्या होता है? यहाँ पर हमें जो एपी दे रखी है उसके अंदर जो पहला पद आता है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं, उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद कितना है? 1 है, 1 है।
उसके बाद आता है सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है इन सभी के पदों के बीच का अंतर। समांतर श्रेणी के अंदर सभी पदों के बीच का अंतर समान होता है। ओके, सार्वअंतर ज्ञात करने के अंदर कई लोग जो है वो गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को यूज करें और सार्वअंतर ज्ञात करें, बिल्कुल आसानी से आएगा। ओके, पहले पद को छोड़कर कोई भी पद आप ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो भी आपको पसंद हो वो एक पद ले लीजिए। मेरे को यहाँ पर एक पद पसंद आ गया, जैसे 10। ओके, उस पद को यहाँ पर ले लिया। उसके बाद उसके जस्ट पीछे वाले पद को उसमें से घटा दीजिए। तो 10 के पीछे कौन आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 को मैंने इसके अंदर क्या कर दिया है? घटा दिया है। तो 10 - 7 कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे सार्वअंतर कितना मिला? 3 मिला। अगर यहाँ पर मैं सभी पदों के लिए अगर ऐसे के ऐसे सार्वअंतर ज्ञात करूं तो मुझे सभी पदों के लिए अंतर मुझे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। जैसे अगर मैं 4 लेता तो 4 में से 1 को घटा देता, कितना आता? 3 आता। 7 लेता, 4 को घटा देता, 3 आता। हमारे पास में सार्वअंतर 3 तरीके का होगा। 3 तरीके का कौन कौन सा? एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव और एक होगा 0। इसका मतलब यहाँ पर एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा और एक 0 होगा। धनात्मक वाले के अंदर ये होगा, यहाँ पर सार्वअंतर का मान हमें धनात्मक मिलेगा, उसके आगे किसी तरीके का साइन चिन्ह नहीं आएगा। जब धनात्मक होगा तो उस स्थिति के अंदर जो हमें एपी मिलेगी वो एपी बढ़ते क्रम की एपी होगी, लगातार बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पर बढ़ते क्रम की हमें एक एपी प्राप्त होगी। अगर सार्वअंतर ऋणात्मक होगा तो हमें एक घटते क्रम की एपी मिलेगी, जिसके अंदर यहाँ पर जो सार्वअंतर होगा उस सार्वअंतर के आगे जो चिन्ह आएगा वो ऋणात्मक आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। उसके बाद तीसरे तरीके का जो अंतर है वो है 0। इसका मतलब इसके अंदर जो हमें एपी मिलेगी वो एपी जो होगी वो एक समान एपी होगी। ओके, इसका मतलब जो पहला पद दिया गया होगा सारे पद बाकी वाले बिल्कुल पहले पद के जैसे होंगे और उनके बीच का हर एक का हम जब अंतर निकालेंगे वो समान आएगा और समान भी कितना आएगा? 0 आएगा। ओके, तो 3 प्रकार का सार्वअंतर होता है और उसके आधार पे 3 प्रकार की हमें यहाँ पर एपी मिलती है। यहाँ पर मैंने घटते क्रम की एपी का एक एग्जाम्पल लिखा है 20, 15, 10 और 5। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह एपी लगातार घट रही है और इसके अंदर जब हम अंतर निकालेंगे तो अंतर तो 5 आएगा, लेकिन जब हम सार्वअंतर ज्ञात करेंगे तो इस पद में से जब इस पद को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। सेम ऐसे कैसे निकालेंगे तो भी -5 आएगा। तो इसके अंदर घटते क्रम की एपी में जो सार्वअंतर होता है वो हमारा ऋणात्मक होता है, या ऋणात्मक सार्वअंतर वाली जो एपी होती है वो घटते क्रम की एपी होती है। उसके बाद एक समान एपी के अंदर यहाँ पर सारे पद क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे प्रथम पद यहाँ पर हमारा कितना है? 5 है, तो बाकी सारे पद जो है वो भी कितने होंगे? 5 होंगे। और हर एक के बीच का जब अंतर निकालूंगा तो समान अंतर आएगा और अंतर कितना आएगा? 0 आएगा। तो इनका अंतर 0 है, इनका अंतर 0 है, इसका भी अंतर क्या है? 0 है। बिल्कुल समांतर श्रेणी की परिभाषा को ये परिभाषित कर रहा है। क्या कह रहा है कि अंतर जो है सभी जगह समान होना चाहिए, बिल्कुल समान है। तो यह भी एक तरीके की समांतर श्रेणी है। अब हमने यहाँ पर एक एपी का एक जनरल एग्जाम्पल लिया है जो है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN। ओके, यहाँ पर A1 मतलब पहला पद, प्रथम पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा पद। इसी तरीके से हम AN को क्या बोलेंगे? AN को बोलेंगे nवा पद। तो यह जो होता है वो होता है हमारा nवा पद, जिसको हम बोलते हैं nth टर्म, AN बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह सब सारे पद हमारे सामने दे रखे हैं। इन हर एक पदों के बीच में परस्पर संबंध होता है, वो क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो हमारे सामने पहला पद है, प्रथम पद है A1, जिसको हम A बोलते हैं। A1 को हम क्या कहेंगे? A कहेंगे। A2 जो होता है उसके अंदर हम यहाँ पर अगर A2 को देखेंगे तो A2 क्या होता है? प्रथम पद के अंदर सार्वअंतर D जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, ये होता है A2। उसके बाद आता है A3। A3 होता है A+2D। A4 जो होता है वो होता है A+3D। इसी प्रकार हम आगे वाले पदों को लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि A17 लिखना है, मतलब 17वां पद लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे A+17 से 1 कम कर दें 16D। इसी प्रकार हर एक पद को यहाँ पर लिखा जा सकता है। मैंने आपको कहा 25वां पद लिखिए, ठीक है, तो 25वें पद को बोलते हैं A25 और उसको अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? A+25 में से 1 कम कर दो 24, तो A+24D, यह इस तरीके से 25वां पद लिखा जा सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको कहता हूं कि nवा पद लिखिए उसका,
ठीक है, तो nवां पद किस तरीके से लिखा जाएगा? तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है nवां पद लिखने का। nवां पद क्या बोलते हैं हम? a n। तो nवें पद को लिखने का तरीका है a प्लस, यहाँ पर कितना है? n है, n में से क्या कर देना है? एक कम कर देना है। तो यहाँ पर n में से मैंने एक कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? d। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें nवें पद का एक सूत्र मिलता है, और वो सूत्र क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इस सूत्र के अंदर कौन क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक एपी है और उसके nवें पद का यहाँ पर सूत्र लिखा गया है। ओके, तो tn या tn नहीं बोलते हैं तो an बोल सकते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nवें पद का सूत्र। पुरानी बुकों के अंदर इसको tn से प्रदर्शित किया गया है, लेकिन आजकल वर्तमान के अंदर जो है इसको an से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये पुराना हो गया, ज्यादा इसको ध्यान में नहीं रखना, इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह nवें पद का सूत्र है, और इस पद के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, क्या है, उसको हम समझते हैं। जहां a, यह a जो है उस a को हम बोलते हैं प्रथम पद। यह उस दी गई एपी का पहला पद होता है, यह भाग होता है। ओके, उसके बाद यहाँ आता है n को बोलते हैं पदों की संख्या। यहाँ पर ये जो एपी दी जाती है, इस एपी के अंदर कुल कितने पद है, कुल कितने पद होंगे, उसको हम बोलेंगे पदों की संख्या, जिसको हम n से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर इस एपी को देखने पर हमें पता चलता है, तो देखो ये लास्ट के अंदर क्या आ रहा है? n आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर n पद है। n का मान कितना है? n है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर आ रहा है सूत्र के अंदर d। इस d को बोलते हैं हम सार्व अंतर। ओके, सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? पहले पद को छोड़ दो, बाकी कोई भी पद ले लो। तो यहाँ पर ये पद ले लिया, इसके अंदर इसको घटा दो, ये ले लो तो इसके इसमें से घटा दो, ये पद लिया तो इसमें से इसको घटा दिया। ओके, इस तरीके से जो मान प्राप्त होगा वह क्या होगा? सार्वंतर होगा। और इस an को बोला जाता है nवां पद। तो इस श्रेणी के अंदर ये जो लास्ट वाला जो होता है, जिसको हम बोलते हैं an, nth टर्म या nवां पद। ओके, तो यह है हमारे nवें पद का सूत्र। इस सूत्र पर आधारित पूरी एक प्रश्नावली है, और उस पूरी प्रश्नावली के अंदर सिर्फ an का मान ज्ञात करने का नहीं दे रखा है। ओके, इसके अंदर यहाँ पर कभी a को गायब कर दिया जाएगा, a का मान ज्ञात करने का कहेगा, बाकी सारे मान दे देगा। ओके, कभी कहेगा n का मान ज्ञात कीजिए, कभी कहेगा d का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें समझना है कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है, और जब इनमें से किसी को गायब कर दिया जाएगा तो पक्षांतरण करके इनका मान ज्ञात किया जाता है। तो हम बेसिक वीडियो के बाद जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर इस तरीके के प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। अब हमारे सामने है प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र। यहाँ पर हमें एक एपी दे रखी है, और उसके प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र यहाँ पर हमें दे रखा है। चलो हम सूत्र को समझते हैं। प्रथम n पदों के योगफल को हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। Sn इससे प्रदर्शित किया जाता है, और सूत्र है हमारे पास में Sn बराबर n बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह है प्रथम n पदों का योगफल। ध्यान से सुने, यहाँ पर मैंने n पदों का योगफल नहीं कहकर इसको प्रथम n पदों का योगफल कहा है। प्रथम n पदों के योगफल का मतलब होगा हमें यहाँ पर शुरुआत से n पदों का योगफल लेना है। ओके, तो इस सूत्र के अंदर क्या क्या आ रहा है? जहां Sn प्रथम n पदों का योगफल है, n यहाँ पर पदों की संख्या है, ये जो n आ रहा है, ये n आ रहा है, ये पदों की संख्या है। a जो आ रहा है वो हमारा प्रथम पद है, और d हमारा क्या है? सार्व अंतर है। ओके, इसके अंदर एक दूसरे तरीके का सूत्र आता है जिसको हम यहाँ पर समझेंगे, और इसी सूत्र से उस दूसरे सूत्र को हम निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि यह हमारे सामने एक एपी दे रखी है। इस एपी के अंदर ये एपी यहाँ पे जाके खत्म होती है। यहाँ पर इस पद को हमने कहा था nवां पद। ठीक है, तो इसका एक दूसरा नाम है, क्योंकि यह पद अंतिम में आ रहा है, लास्ट आ रहा है, इसको अंतिम पद भी कहा जाता है। ओके, जिसको हम इंग्लिश में लास्ट टर्म बोलते हैं, जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब हम n पदों के योगफल के बड़े सूत्र से एक हम छोटा सूत्र, दूसरा सूत्र निकालेंगे। किस तरीके से निकालते हैं चलिए देखें। Sn लिख रखा है, Sn बराबर n बट्टा 2, और यहाँ पर 2a लिख रखा है। इस 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस a, क्योंकि a में a जोड़ूंगा तो 2a हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद हो तो हमने एक सूत्र पढ़ा है जो था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको हम क्या बोलते थे? an बोलते थे। तो इसकी जगह पे यहां पर मैं क्या लिख लूंगा? an लिख लूंगा। तो Sn बराबर हो जाएगा n बट्टा 2 a प्लस an। ओके, तो यह है हमारा
n पदों के योगफल का दूसरा सूत्र, जिसके अंदर हमें nवां पद ज्ञात होगा, तब इस सूत्र को लगाया जा सकता है। ओके, बाकी दूसरी बुकों के अंदर आपको ये सूत्र ऐसे भी मिल जाएगा, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l के रूप में भी आपको यह सूत्र देखने को मिल सकता है। यहाँ पर l का मतलब होता है लास्ट टर्म, अंतिम वा पद। ओके, तो an की जगह पर l भी लिखा आ सकता है। अब दिक्कत आती है कि कब कौन सा सूत्र लगाना है, तो चलिए हम उसको देखते हैं। यहाँ पर अगर इस सूत्र को देखेंगे तो इस सूत्र के अंदर हमें यहाँ पर Sn मिलता है, Sn है इस सूत्र के अंदर, n है, a है और d है। ओके, जब ये चार चीजें होंगी मतलब n पदों का योगफल होगा, पदों की संख्या होगी, प्रथम पद होगा और सारवंतर हमारे पास में होगा, तब हम इस सूत्र को लगाएंगे। और यहाँ पर इस सूत्र को कब लगाएंगे, जब हमें Sn हमें दिया गया होगा, n होगा हमारे पास में, a होगा और an होगा, ये चार चीजें होंगी तब हम इस सूत्र को लगाएंगे। ओके, तो अब प्रश्न जब आते हैं तो उनके अंदर जो है एक को इसमें गायब कर दिया जाता है, तो इस सूत्र को लगाने के अंदर ये चार चीजें चाहिए और इस सूत्र को लगाने के अंदर ये चार चीजें चाहिए। ओके, समांतर श्रेणी की इस बेसिक वीडियो के अंदर हमने समांतर श्रेणी से जुड़े हुए अनुक्रम की परिभाषा के बारे में पढ़ा, हमने समांतर श्रेणी की परिभाषा के बारे में पढ़ा, उदाहरण के आधार पर समांतर श्रेणी को हमने समझा, समांतर श्रेणी का क्या मतलब होता है उसको हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा है, और समांतर श्रेणी से जुड़े हुए जो सूत्र है nवां पद और n पदों के योगफल का सूत्र, उसको हमने अच्छे तरीके से देखा और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है उसको हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर देखा। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर समांतर श्रेणी से जुड़ी हुई प्रश्नावलियों को हम यहाँ पर हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।